हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आज हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 10 जनवरी 2023 को सीटेट एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरीके की हमारी रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उन क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने की। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्य क्या सुझाता है। तो यहाँ पे ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्प को आपको देख करके अपने आंसर को सोच लेना है, उसके बाद मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा, और साथ ही साथ आपका जो स्कोर रहेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो पूरी अवस्था है वह संज्ञानात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील अवस्था है। ऑप्शन 2 है, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं करता है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। तो हमने विकास के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विकास अलग अलग बच्चे में, अलग अलग शिशु में अलग अलग होती है, एक समान दर से नहीं होती। और विकास आपकी हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये विकास के बारे में है। और विकास के जो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एक क्षेत्र का विकास अगर अच्छे से होगा तो दूसरे क्षेत्र का विकास भी सही तरीके से होगा। अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही तरीके से हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। तो इसमें से हमें गलत आंसर को या फिर गलत ऑप्शन को काटना है। तो पहला है कि विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, तो अलग अलग बालकों में अलग अलग दर से होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, तो ऐसा नहीं है। विकास को आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, तो ये तो गुण होता है विकास का कि एक क्षेत्र अगर अच्छा है तो दूसरा अपने आप अच्छा होने लगेगा, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 4 भी कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास के संवेदनशील अवस्था होती हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जो आनुवांशिक कारक और वातावरणीय कारक का गुणनफल होता है विकास, तो यह एक इसको प्रभावित नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। विकास को सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों। एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, तो ये सही हो सकता है। कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा नहीं है। विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, तो विकास पर प्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा प्रभाव डालते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ खालिस्तान से पाता है, विद्यालय से, मीडिया से, माता पिता से या अखबारों से। तो हमने जब सामाजिकरण पढ़ा था या सोशलाइजेशन पढ़ा था, तो इसकी जो फर्स्ट एजेंसी होती है, इसकी जो प्राथमिक जो प्रथम संस्था होती है, वह होता है उसका उस बच्चे का परिवार, परिवार के माता पिता, उस परिवार में रहने वाले लोग। और सेकेंडरी जो स्टेज होती है, सेकेंडरी जो एजेंसी होती है, वह उसका स्कूल हो सकता है, आस पड़ोस का जो वातावरण वह हो सकता है, पुस्तकालय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रारंभिक क्या होगा, तो विद्यालय तो द्वितीयक में आएगा, प्रारंभिक होगा वह माता पिता होंगे उसके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए
संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो जीन पियाजे के 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इसके अलग से हम लगभग 25 क्वेश्चन जीन पियाजे से अलग सेपरेट, लेव वाइगोत्स्की से सेपरेट 25 क्वेश्चन और आपकी जो लॉरेंस कोहल वर्ग से भी यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इनके अलग अलग 25-25 क्वेश्चन के सेट में हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी और वो भी आपको 25 से 30 मिनट में वह वीडियो मिलेगी। तो आई होप आप उसको देखेंगे और पसंद आएगी। तो इसमें पूछा है कि किस अवस्था में वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था या फिर इसको ही हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यह स्टेज आपकी 0 से 2 वर्ष की आयु तक इस स्टेज को माना गया है पियाजे के अनुसार। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक या फिर इसी को बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 14 या 15 वर्ष इसको माना जाता है। तो इसमें पूछा है कि वर्णित वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं, वह होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। 2 से 7 वर्ष की आयु में ये गुण आने लगते हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो जीन पियाजे ने एक शब्द दिया, क्या? स्कीमा शब्द दिया जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के द्वारा जो स्कीमा शब्द दिया गया, इसके अनुसार क्या होता है कि बच्चों के मस्तिष्क के अंदर जो भी छवि बनती है किसी वस्तु के प्रति, जैसे हमने आपसे बोला क्या, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन की छवि आपके अंदर दिमाग के अंदर आ गई होगी। जैसे मैंने आपसे बोला कोई अच्छा मकान या फिर कोई अच्छी कार, तो उसकी छवि आपके मस्तिष्क के अंदर आ गई होगी। तो उस छवि को, उस इमेज को जीन पियाजे ने एक नाम दिया, उसका नाम क्या है? स्कीमा। तो वह संरचना क्या कहलाती है? स्कीमा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्य की चर्चा निम्न में से किसने की थी। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह क्षेत्र, इसको ZPD कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि वह क्षेत्र जिसमें कोई बच्चा या लर्नर्स अपने आप से जितना सीख सकता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके बाहर कोई चीज सीखने का, मान लो ये आपका ZPD है, तो इसके बाद कोई भी चीज सीखने के लिए उसको दूसरे जन की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, उससे ज्यादा जो सीखे, उससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन की उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ZPD का क्षेत्र का सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सिद्धांत दिया गया था फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से खालिस्तान की महत्वता पर जोर देते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था सोशियो कल्चरल सिद्धांत या फिर थ्योरी, जिसमें वह करते हैं अपने समाज की बात करते हैं, ठीक है, वह संस्कृति की बात करते हैं और वह बात करते हैं उसकी भाषा की, उसकी लैंग्वेज की, ठीक है। तो सामाजिक, सोशियो कल्चरल और लैंग्वेज SCL, इसकी यह बात करते हैं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर यहाँ पे वह देंगे संस्कृति पर, ना कि परिपक्वता पर, नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर भी नहीं देंगे और पुनर्बलन पर भी वह जोर नहीं देंगे। वह किस पर जोर देंगे फ्रेंड्स? वह देंगे संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो किसके द्वारा सुझाया गया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे और नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 चरण बताए थे, जिसमें पहला है पूर्व पारंपरिक, फिर आता है पारंपरिक और फिर आता है उत्तर पारंपरिक स्तर। ये 3 स्तर
नैतिक विकास के सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए थे। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अभिकथन और तर्क। ये इन क्वेश्चन से आप लोगों को अधिक डर लगता है क्योंकि इसमें समझने में परेशानी होती है, लेकिन इन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। और ऐसे क्वेश्चन अभी अगर आप 150 नंबर के पूरे पेपर में देखें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो यहां से आपको 10 से 12 नंबर का क्या होगा, बेनिफिट हो सकता है। क्वेश्चन है अभिकथन यहाँ पे दिया है, असर्शन दिया है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए। तो बिल्कुल सही है। जब आप कोई संसाधन अध्यापक कोई संसाधन बच्चों को प्रदान करता है तो अगर उसकी जांच करते हैं तो वहां से बच्चे क्या अवलोकन करना सीखेंगे, उस चीज के बारे में भी वह सीखेंगे। इसके पीछे तर्क क्या है, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। जैसे आपने बच्चों को जब आप भूगोल पढ़ाते हैं तो आपने ग्लोब बच्चों को पकड़ा दिया तो बच्चे अपने आप से उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, या फिर कोई मैप उनको दे दिया तो उस मैप में अलग अलग चीजों को वह देखेंगे और अपने आप से वह सीखने में सक्षम हो पाएंगे। तो यह तर्क भी सही है और इसका अभिकथन भी सही दिया है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू परीक्षण की आलोचना करने का आधार है। हमने पिछली क्लास जब सीडीपी की पढ़ी थी जिसमें भी हमने 30 क्वेश्चन को लगाया था, वहां पर भी एक इस बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन देखा था कि क्यों बुद्धि लब्धि की आलोचना की जाती है, आईक्यू की परीक्षणों की आलोचना की जाती है। उसका आंसर था कि यह पाश्चात्य संस्कृति से या पाश्चात्य सभ्यता से क्या है, प्रभावित है। तो वहां पर वह आंसर था। अब यहाँ पे भी देखेंगे ऑप्शन 1 है पक्षपाती मापदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो इसका आंसर होगा पक्षपाती मानदंड। पक्षपाती मानदंड इसका जो आंसर होगा, क्योंकि इसी के कारण इसकी आलोचना की जाती है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फिर से लेव वाइगोत्स्की का प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के और 1 से 2 प्रश्न आपको लॉरेंस कोहलबर्ग से देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जीन पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 3 जो टॉपिक हैं, एक लेव वाइगोत्स्की, एक लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे, ये आपके इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपके नंबर दिलवाते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुशासित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती और भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो लेव वाइगोत्स्की है इन्होंने सोशियो कल्चरल सिद्धांत दिया था और साथ ही साथ इन्होंने लैंग्वेज पर भी जोर दिया था। तो ये जो सिद्धांत है इसमें भाषा को इन्होंने साधन के रूप में बताया है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन के लिए बाधक है, नहीं है, बाधक नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। कोई भूमिका नहीं निभाती है तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा और चिंतन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि यह चिंतन को सीधे सीधे प्रभावित करती है और चिंतन को सुसाधित करती है। कौन? भाषा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित होती है? तो यह एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा जेंडर बायसेस का, जेंडर रूढ़िबद्धता का। ठीक है, जेंडर स्टेरियोटाइप का एक क्वेश्चन आपको हर एक परीक्षा में मिलेगा। इसमें क्या होगा कि अगर मेंटल लेवल पर आप लड़कों और लड़कियों को बांटते हैं तो यह आपका क्या है, रूढ़िबद्धता का उदाहरण है। हमारी मान्यता क्या होती है कि लड़के कोई पर्टिकुलर काम कर सकते हैं और लड़कियां कोई अलग पर्टिकुलर काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, लड़के भी ऐसे काम कर सकते हैं जो लड़कियां करती हैं और लड़कियां भी ऐसे काम कर सकती हैं जो लड़के करते हैं।
तो इसका आंसर होगा आपका जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्टेरियोटाइप इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कक्षा में विविधता या फिर इसको डाइवर्सिटी भी मान सकते हैं, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान है। तो विविधता किस रूप में लिया जाना चाहिए, एक समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, रुकावट के रूप में या बाधा के रूप में। तो हम विविधता को अपनी कक्षा में संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, ना कि समस्या के रूप में, रुकावट के रूप में और बाधा के रूप में। तो इसका आंसर होगा संसाधन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र के पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थी द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन और मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जो विद्यार्थियों के लिए एक अधिगम का रूप बन जाता है? तो विद्यार्थी द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन उनके लिए एक अधिगम का रूप बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वहां पे मूल्यांकन करना भी सीख रहे हैं और सीखना उनके अधिगम का हिस्सा है, तो अधिगम के रूप में वह बन जाता है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर से अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ऐसे मैंने बोला है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक पर मिलेंगे और इस तरीके से अगर 150 क्वेश्चन है आपके पास तो 10 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे मिलेंगे ही। तो इसका प्रश्न है, किसी संप्रत्त को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों को अपने संदेह जो उन्हें डाउट है उनको पूछने का मौका दिया जाना चाहिए, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये अभिकथन बिल्कुल सत्य है। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, तो ऐसा नहीं है, यह बाधा पैदा नहीं करता। तो इसका तर्क गलत हो जाएगा, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? संस्कृति और धार्मिक विविधता का समारोह, तो यह संसाधन के रूप में उपयोग की जाती है, बाधा के रूप में नहीं की जाती। उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, तो यह भी एक संसाधन के रूप में है, एक साधन के रूप में ये उपयोग की जाती है आपके अधिगम प्रक्रिया के दौरान। विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रम स्थापित करना, तो यह एक बाधा के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब अंतर करते हैं अलग अलग प्रथाओं के अंदर। एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ाना, तो यह भी आपके एक संसाधन के रूप में आएगा। जो बाधा के रूप में देखा जाएगा वह ऑप्शन 3 में मिलेगा कि प्रथाओं में अंतर करना और अंतरों को प्रकाशित करना, उनमें पदानुक्रम स्थापित करना। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपने शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, या फिर विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं, या विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वह अलग अलग सामर्थ्य, शैक्षिक सामर्थ्य उनके अंदर होता है और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। कोई विद्यार्थी किसी क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, कोई विद्यार्थी दूसरे क्षेत्र में अच्छा हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। हमेशा क्रियाशील होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए तो ये गलत होगा, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा के अंदर सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने की बात करते हैं और सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी विद्यार्थी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऑप्शन 4 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कमतर दृष्टि मतलब जो दृष्टि बाधित हैं, जो अल्प दृष्टि वाले विद्यार्थी हैं, उससे जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक सामग्री या उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाए
बोर्ड से काफी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए या केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा पाठ पढ़ाया जाए। तो अगर वह दृष्टिबाधित है तो दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा पाठ पढ़ाया जाए तो ये गलत हो जाएगा। बोर्ड से दूर उनको बैठाया जाएगा तो ये भी उनके लिए बाधा उत्पन्न करेगा। और समावेशी कक्षा के अंदर हम इनको पृथक नहीं कर सकते, उनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 2 भी गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों, जिस तरीके से वह सीख सकें उनको उस तरीके का सहायक सामग्री उपकरण मौजूद करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, जिसको ADHD भी कहा जाता है, से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? वे आवेगशीलता में निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, या वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, और उनमें सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो प्रभावी रणनीति होगी वह होगी स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। उनके द्वारा जो कार्य चुना जाता है उसको सौंप देना, उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, जिससे कि उनके अंदर अपने जो मोटिवेशन है, जो उसकी अभिप्रेरणा है, वह भी प्रबल होगी और साथ ही साथ उस काम को वह प्रभावी रूप से कर पाएगा। नेक्स्ट, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है, या किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत नहीं होती? तो आंतरिक प्रेरणा की जरूरत तो होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी प्रकार की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। और किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की जरूरत नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी जो गैर जन्मजात अधिगम है उनको सीखने के लिए बाह्य निर्देशन की और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? केवल पाठ्य पुस्तक से? तो केवल पाठ्य पुस्तक से बेहतर तरीके से नहीं सीखेंगे। केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराने से? तो यहाँ पे वह बच्चा केवल सीखेगा जो रटना कहलाएगा, तो यहाँ पे बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। और निष्क्रिय नकल के द्वारा भी बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। अपने आस पड़ोस के पारस्परिकता द्वारा एक दूसरे से बातचीत करके, आस पड़ोस में जो उनसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है उनसे बातचीत करके ज्ञान को आदान प्रदान करके वह सीख सकता है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल रूप से खालिस्तान शिक्षा शास्त्र विद्यार्थी द्वारा ज्ञान के खालिस्तान में सहायक है। तो हम यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की बात नहीं करेंगे। और अध्यापक केंद्रित शिक्षा इसमें भी है तो ये भी कट जाएगा। और ज्ञान के सृजन की बात करते हैं, पुनरुत्पादन की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक होते हैं। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? विद्यार्थी के जीवन से आधारित कार्य, तो ये साधन के रूप में होता है। अगर विद्यार्थी के जीवन से आधारित जो भी चीजें आप जोड़कर बताएंगे तो वह एक साधन के रूप में देखी जाएंगी। विद्यार्थी की रुचि आधारित कार्य देना, तो इससे विद्यार्थी मन लगा करके काम करेंगे, ये भी साधन के रूप में होगा। ऐसे कार्य जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, तो ये आसान काम उनके लिए विद्यार्थी को सॉल्व करने में सही लगेगा, लेकिन वहां पे अधिगम नहीं हो पाएगा, तो यही जो है बाधा के रूप में देखा जाएगा। ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे, तो ये भी साधन के रूप में देखा जाएगा। जो बाधा के रूप में देखा जाएगा ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन, तो ये गलत हो जाएगा।
अर्थपूर्ण और असंदर्भित, ये गलत हो जाएगा। संदर्भित और अर्थहीन, तो अधिगम होना चाहिए अर्थपूर्ण और संदर्भित। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेर बदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण खालिस्तान होगा। उपयुक्त हल ढूंढना, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या की पहचान या अपनाए गए समस्या का मूल्यांकन। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में हमारा जो पहला चरण होगा वह होगा समस्या की पहचान करना। किस समस्या से बच्चा जूझ रहा है, यह हमारा पहला चरण होगा। नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए? पूरी तरीके से नकार देना चाहिए, तो नकारते नहीं है। मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड जो आपके पाठ्यक्रम है उससे बदल देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, तो यही सही होगा। जो उनका पूर्व ज्ञान है उसको आपके अधिगम प्रक्रिया के अंदर या ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण समझना चाहिए। अधिगम के लिए दोषपूर्ण भी नहीं और महत्वहीन भी नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क का एक और क्वेश्चन। विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को खालिस्तान के लिए प्रेरित करना होता है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सतत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों को साझा न करना, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा हम कराते नहीं है, कंपटीशन विद्यार्थियों के अंदर कराएंगे नहीं। चिंतन और प्रतिवर्तन के मौके देंगे, तो बच्चों को जब हम चिंतन और प्रतिवर्तन के मौके देंगे तो विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे। यह एक सुसाधित अधिगम को सुसाधित करेगा, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सीडीपी के जो हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको ईबीएस, मैथ्स और आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी सीटेट एग्जाम के अंदर। तो इसी तरीके से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।